मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा वही पुराना चैप्टर आगे मूव कर रहा है और क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 में प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हम लोग कृषि या एग्रीकल्चर के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है कृषि या एग्रीकल्चर, या जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अभी तक निर्वहन कृषि या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, जिसमें हमने जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो ओल्ड या प्रिमिटिव वे जो था उसको हमने देख लिया था। ठीक है, आदिम निर्वहन कृषि जिसको हमने कहा था। अब जो हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं निर्वहन कृषि या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, वो है गहन निर्वहन कृषि या गहन जीवन निर्वहन कृषि। इसको गहन निर्वहन कृषि भी कहा जाता है और इसको जीवन निर्वहन कृषि भी कहा जाता है, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर लाइव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, इसको इंटेंसिव या गहन जीवन निर्वहन कृषि क्यों कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है, जो फार्मिंग की जाती है, जो कृषि की जाती है, वो बहुत गहनता से करी जाती है। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो भूमि हो, खाद हो, जल हो, है ना, उन सब का बहुत अच्छे से उपयोग करके पूरे होल ईयर में, पूरे वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करी जाती है। और इसका कारण ये है क्योंकि जो गहन निर्वहन कृषि है वो वहाँ पर होती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, क्योंकि एक कम छोटे क्षेत्र को जो है एक छोटा जोत होता है, ठीक है, उसको बहुत सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। और इसीलिए कृषि के उस छोटे से हिस्से में, जो खेत के उस छोटे से हिस्से में जो है हमारे को क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन लेना होता है, बहुत सारी तरह की फसलों का उत्पादन हमें लेना होता है। 2 या 3 फसलों का हम लोग जो है पूरे होल ईयर में प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको गहन जो है गहन या इंटेंसिव वर्ड इसके साथ जोड़ा गया है कि इंटेंसिवली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ क्रॉप्स पूरे होल ईयर में लेने की कोशिश करी जाती है। जनरली इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने इससे पहले जो बात करी थी आदिम स्थायी कृषि की, हमने इससे पहले बात करी थी। जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने आदिम रूप से जो कृषि की जा रही थी, है ना, स्थायी रूप से आदिम कृषि जो की जा रही थी उसकी हमने जो है चर्चा कर ली थी। प्रिमिटिव जो सेडेंटरी जो फार्मिंग की जा रही थी उसकी हमने बात करी थी। ये जो फार्मिंग का तरीका है, ये जो कृषि का तरीका है, ये तरीका असल में अब धीरे धीरे वो जो आदिम थिंग थी ना, वो जो आदिम बात थी, जो प्रिमिटिव चीज़ थी, उसको अब नए तरीकों की ओर, आधुनिक तरीकों की ओर मूव करना या नए तरीके अपनाकर कृषि करना जो है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। वैसे अगर देखें तो ये एक ऐसा कृषि का प्रकार है, एक ऐसा एग्रीकल्चर का टाइप है जहाँ पर आदिम कृषि जो है, जो प्रिमिटिव वे था एग्रीकल्चर का, वो भी है और जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनका भी यूज़ हो रहा है ना। दोनों चीज़ों का लगभग यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है। ये इस तरह की एग्रीकल्चर है। अच्छा, अब ये तो बात हुई कि भाई गहन की क्यों कहते हैं, इंटेंसिव क्यों कहा जाता है, साथ में इसको कहा जाता है जीवन निर्वहन, सब्सिस्टेंस की बात की जाती है, लाइफ सब्सिस्टेंस की बात की जाती है। क्योंकि जीवन निर्वहन इसको इसलिए कहते हैं, लाइफ सब्सिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी भोजन, आपकी जो नीड है फूड की, अभी तक हम देख रहे थे आदिम निर्वहन कृषि में क्या हुआ कि केवल आपकी फूड की नीड फुलफिल हो रही थी। यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है,
ये आपकी फूड की नीड को फुलफिल करने के साथ साथ आपकी जो अदर नीड्स हैं उन नीड्स को भी फुलफिल कर रहा है। एक तरह से आपको पूरा होल जो है हम कह सकते हैं रोजगार प्रदान कर रहा है, एक तरह से आपको पूरी तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करा रहा है, जिससे आपकी फूड की नीड भी फुलफिल हो रही है और जो अदर नीड्स हैं वो भी आप अपनी जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को, फसल को बेचकर, जो है क्रॉप्स को बेचकर आप अपनी अदर नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए इसको जो है लाइफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जीवन निर्वहन इसलिए कहा इसको यहाँ पर जाता है कि ये आपकी दूसरी जो अदर आवश्यकताएं हैं, जो आपकी अन्य नीड्स हैं, उनको भी ये फुलफिल करता है। तो क्या है देखते हैं हम लोग हमारे टॉपिक में। कृषि भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी तो जीवन निर्वहन कृषि कहलाई, है ना। यानी when agriculture started fulfilling other needs apart from food, this type of agriculture came to know life subsistence agriculture। यानी कि जब एग्रीकल्चर के थ्रू, कृषि के माध्यम से हमारी भोजन या फूड की जो नीड थी, उसके अलावा जो हमारी अदर नीड्स थी वो भी फुलफिल होने लग गई, तो हमने उसको जीवन निर्वहन कृषि या लाइफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का नाम दिया। अब ये एग्रीकल्चर जो है पास्ट 100 ईयर्स, ये जो 100 वर्ष है, पास्ट 100 ईयर्स जो है उससे काफ़ी उस समय, इतने समय से लगभग की जा रही है, यानी लगभग 100 साल से जो है कृषि का जो ये प्रकार है वो जो है किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये कहें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई एग्रीकल्चर डेवलप हुई है तो वो यही हुई है, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की भी कहीं ना कहीं यही जाती है। तो इस जीवन निर्वहन कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, है ना, उनकी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। देखो, सबसे पहली विशेषता ये आती है स्थायी कृषि। स्थायी कृषि का मतलब हो गया परमानेंट एग्रीकल्चर, परमानेंटली की जाती है, स्थायी है, ठीक है। फिर अनुकूल प्राकृतिक दशा में, इन फेवरेबल नेचुरल कंडीशन। ऑब्वियसली आपको एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी आपको फसल उगानी है, जो भी कल्टीवेशन आपको करना है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है या फेवरेबल जो है नेचुरल कंडीशंस ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्वियसली जो फार्मिंग होगी, जो एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगी, वो फेवरेबल नेचुरल कंडीशन नहीं है तो उसको फसल को वहाँ पर उगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पर इसको उगाने के लिए, कृषि करने के लिए फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस का होना ज़रूरी है, अनुकूल प्राकृतिक दशाओं का होना ज़रूरी है। जैसे जहाँ पर जल की उपलब्धता रहेगी, जहाँ पर इरिगेशन या वाटर अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर आप चावल की खेती कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर आप चावल की कृषि नहीं कर सकते। जहाँ पर जो हायर टेम्परेचर है वहाँ पर अलग तरह की फसलें होंगी, जहाँ पर लोअर टेम्परेचर है वहाँ अलग तरह की फसलों को उगाया जा सकेगा। तो इस चीज़ को अपने को देखना होगा, फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल प्राकृतिक दशाओं की बात की जाती है। फिर होता है भूमि का गहनतम उपयोग, जो मैंने शुरू में कहा, लैंड इज यूज्ड इंटेंसिवली। जो भूमि का उपयोग है बहुत इंटेंसिव वे में किया जाता है, पूरी तरह से ज़मीन का उपयोग किया जाता है, ज़मीन को खाली जो है वो कम से कम छोड़ा जाता है, मैक्सिमम यूज़ जो है लैंड का किया जाता है। छोटे व छितरे जोत, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो निर्वहन कृषि, इसमें बड़े बड़े आपको फार्म्स नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े लैंड नहीं मिलेंगे, फार्म लैंड जो है छोटे छोटे खेत आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जोत आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो जोत होंगे वो भी बिखरे हुए होंगे, स्कैटर्ड होंगे, वो एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो कृषि की जाती है ये मोस्ट ऑफ अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में करी जाती है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या का पेट भरना होता है, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। इसीलिए जो खेत हैं उनका आकार, जोतों का जो आकार है वो आपको छोटा देखने को मिलता है। लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं, जो जोत होते हैं वो
छोटे और बिखरे हुए स्कैटर्ड आपको देखने को मिलते हैं। वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं, 2 और 3 क्रॉप्स ऑन इन अ ईयर। एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है ज़्यादा है, तो उत्पादन भी हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, है ना। जनसंख्या एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसके थ्रू जो है बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है उसका पेट भरा जाता है, उसकी नीड फुलफिल करी जाती है। फिर बात करते हैं मानवीय श्रम, कृषि यंत्र, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग। देखिए सबसे पहली चीज़ आती है मानवीय श्रम या लेबर, ह्यूमन लेबर, है ना। तो जो मानवीय श्रम है या जो ह्यूमन लेबर है उसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यानी मानव का, ह्यूमन का भी लेबर का यूज़ खूब किया जाता है। साथ में कृषि यंत्रों का, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर प्रिमिटिव वे भी यूज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं मॉडर्न तरीका भी उपयोग में लिया जा रहा है। तो मानवीय श्रम का खूब उपयोग हो रहा है, लेबर का खूब यूज़ हो रहा है, मतलब वो प्रिमिटिव वे हो गया, प्रिमिटिव तरीका हो गया। और कृषि यंत्र या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का भी यूज़ हो रहा है, यानी वो मॉडर्न टेक्निक हो गई, नया तरीका हो गया। तो इस तरह से दोनों का मिक्सअप, दोनों की विशेषता आपको देखने को मिलेंगी। तो मानवीय श्रम और कृषि यंत्रों, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है उसका उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या किया गया? उसके बाद उन्नत बीज, एडवांस सीड्स, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, उत्पादन को बढ़ाया गया। उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है ना। यानी एडवांस सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है उनका यूज़ करके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। सिंचाई व फसल चक्र का अनुसरण, यहाँ पर जो है खेतों में जो है सिंचाई की जाती है, यानी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है या इरिगेशन करी जाती है। एंड क्रॉप रोटेशन इज फॉलोड, ठीक है। फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है। क्रॉप रोटेशन इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो जमीन है, जो खेत है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उसका जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो खेत है हमारा, उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है, फार्म की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाता है, फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है खाद्यान्नों का उत्पादन। फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस मेनली। देखो यहाँ पर इस जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में या इस कृषि के प्रकार में जो है मुख्यतः खाद्यान्न फसलें जो भोजन के लिए यूज़ में ली जाती हैं, उपयोग में ली जाती हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने कहा कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मोस्ट ऑफ आपको इस तरह की कृषि देखने को मिलेगी। और इस जो प्रकार की जो कृषि होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का पेट भरने का, बहुत सारे लोगों की जो फूड की नीड है और जो अदर नीड्स हैं उसको फुलफिल करने का एक प्रेशर होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो है इसमें फूड ग्रेन्स की जाती है। तो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन से क्या होता है? पहली चीज़ तो जो किसान है उसके खुद के घर की जो भोजन की आवश्यकता है, फूड की नीड है, वो फुलफिल हो जाती है। फिर उसके बाद जो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा उसका प्रोडक्शन हुआ उसको बेचकर वो पैसा कमा लेता है और उससे वो अपनी अदर नीड्स को फुलफिल कर लेता है। इसीलिए इसको निर्वहन कृषि या हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का नाम दिया। अब ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 2 प्रकारों में इसको जो है विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है चावल प्रधान निर्वहन कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइस डोमिनेंट, है ना। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, है ना, क्लियरली आपको नेम से पता चल रहा है चावल प्रधान निर्वहन कृषि, है ना, या राइस डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य फसल क्या हो गई? चावल। मुख्य फसल क्या हो गई? राइस, है ना। मुख्य फसल जो है, मेन जो
क्रॉप है वो हो गई राइस या मुख्य फसल हो गई चावल। अब जब हम बात कर रहे हैं चावल के प्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो चावल का उत्पादन होता है, चावल के लिए जो प्राकृतिक दशा चाहिए या चावल के लिए जो हम लोग नेचुरल फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जल की अधिक आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो कहाँ पर होगी ये इस तरह की चावल प्रधान निर्वहन कृषि या जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइस डोमिनेंट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये कहाँ देखने को मिलेगी? वो ये हमें उस जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर क्या होगा, वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी। वर्षा जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहाँ पर आपको ये चावल प्रधान निर्वहन कृषि देखने को मिलेगी। यानी जहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से अबव होगा, वहाँ पर आपको चावल प्रधान निर्वहन कृषि देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें इस तरह की जो सुविधा है या इस तरह की जो कृषि है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, वो देखने को मिलती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण व मध्य चीन, इन देशों की बात करी जाती है कि यहाँ पर हमें चावल प्रधान या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, राइस डोमिनेंट जो है, वो चावल प्रधान निर्वहन कृषि देखने को मिलती है। अब कौन कौन से हो गए? इंडिया हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया या जिसे कंपूचिया भी कहते हैं, ठीक है, थाईलैंड हो गया, साउथ एंड साउथ के साथ साथ मिड चाइना, इन एरियाज में आपको चावल प्रधान निर्वहन कृषि या सब्सिस्टेंसिव एग्रीकल्चर, राइस डोमिनेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि, यानी सब्सिस्टेंसिव एग्रीकल्चर जो है वीट डोमिनेंट है, गेहूं। सीधी सी बात है, देखो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल है, वर्षा है, वहाँ पर तो आपको चावल प्रधान कृषि देखने को मिलेगी, और जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, वहाँ पर आपको गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि देखने को मिलेगी। और सीधा से बात है, जैसे वहाँ पर चावल या राइस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बेसिक क्रॉप थी, यहाँ पर मेन क्रॉप होगी गेहूं या वीट जो है वो यहाँ पर मेन क्रॉप होगी। वही चीज़ वर्षा या रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ना रेनफॉल क्या होना चाहिए, बिलो 100 सेंटीमीटर, ये आपका रेनफॉल होना चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ पर होती है? उत्तर व मध्य व पश्चिमी भारत, यानी नॉर्थ, मिड एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, उत्तरी चीन यानी नॉर्थ चाइना, फिर पाकिस्तान, और कोरिया। तो इन जगहों पर हमें गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है निर्वहन कृषि जो हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर में, जो हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नाम का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो अब पढ़ेंगे आगे वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के टॉपिक्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं
एग्रीकल्चर में आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर की। देखिए मॉडर्न एग्रीकल्चर और जो अभी तक हमने एग्रीकल्चर के प्रिमिटिव वेज की बात करी, प्राचीन तरीकों की जो बात करी, उनमें अंतर बस इतना सा है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें कृषि करने के नए तरीकों, नई मशीनों और खाद बीज वगैरह जो नई चीज़ें थी उनका उपयोग किया जाने लगा, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा। और उसका मोटिव भी ये था नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। मेन मोटिव तो यही था। चलिए हम लोग आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर के एक टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विस्तृत, एक्सटेंसिव। विस्तृत या एक्सटेंसिव यानी कि बड़ा एरिया, यहाँ पर क्या होगा, एरिया बहुत बड़ा होगा। दूसरी चीज वाणिज्यिक या कमर्शियल, वाणिज्यिक कमर्शियल या व्यापारिक जिसे हम कह सकते हैं, यानी यहाँ पर कृषि करने का उद्देश्य जो होगा वो अपनी नीड्स को फुलफिल करना नहीं होगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होगा, बजाय यहाँ पर कृषि करने का उद्देश्य, यहाँ पर एग्रीकल्चर करने का जो उद्देश्य होगा वो होगा कमर्शियल या व्यापारिक या वाणिज्यिक, इसका उद्देश्य होगा। अनाज कृषि, ग्रेन फार्मिंग, यानी मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो अनाज होगा, यहाँ पर मोस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो होंगे उनकी ही फार्मिंग की जा रही होगी, ग्रेन्स की ही कृषि की जा रही होगी। तो इसके नाम से इसकी बहुत सारी विशेषताएं जो हमें पता चल जाती हैं। क्योंकि देखिए जब जो प्राचीन हम लोग अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या जो जीवन निर्वहन कृषि थी, जब वो उसका उद्देश्य जीवन निर्वहन से धीरे धीरे वाणिज्यिक होने लगा, व्यापारिक होने लगा, कमर्शियल होने लगा, तो फिर इस तरह का जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो हमारे सामने आई है, उसका उदय हुआ। ये कृषि या ये एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको ये कृषि वहीं पर की जा सकती थी जहाँ पर, आप ध्यान से सुनिएगा बहुत, जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा हो और पॉपुलेशन बहुत कम हो, यानी लैंड जो हो काफ़ी ज़्यादा हो और पॉपुलेशन जो हो वो बहुत कम हो। क्षेत्र जो है वो बड़ा क्षेत्र उपलब्ध हो और जनसंख्या बहुत कम हो। जबकि हम लोग देख रहे थे कि जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो जीवन निर्वाह कृषि थी, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी और लैंड क्षेत्र कम था। अब क्या यहाँ पे इस कृषि के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि लैंड आपके पास बड़ा होना चाहिए और पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। उन्हीं क्षेत्रों में जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो की जाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सबसे बात आती है वो आती है कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वाज डन विद कमर्शियल व्यू। कृषि का जो उत्पादन किया जाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना भी किया जाता है, उसका मेन उद्देश्य, मुख्य मोटिव जो होता है वो केवल और केवल जो है व्यापार करना होता है, कमर्शियल व्यू होता है। कहीं से भी पेट भरना या खुद की कोई नीड को फुलफिल करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसा नाम में हमने पता चल रहा था, देखिए नाम जो है उसी को हम लोग क्लैरिफाई एक तरह से कर पा रहे हैं। विस्तृत भूजोत, एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होगा, लैंड एरिया जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। भूजोत जो है उसका आकार, जैसे हमने देखा था कि इससे पहले हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है गहन कृषि की, मतलब हम लोग बात कर रहे थे गहन जीवन यापन कृषि की, वहाँ पर भूजोतों का आकार बहुत छोटा था। यहाँ पर जो भूजोत है उनका आकार बहुत बड़ा होगा, एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग्स होंगी, भूजोत जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होंगे और उनका क्षेत्रफल को कितना होगा, उनका एरिया लगभग हम बात करें तो 240 हेक्टेयर से 1600 हेक्टेयर तक होगा, यानी बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर की जाएगी। यानी एरिया गोज फ्रॉम 240 टू 1600 हेक्टेयर, इतना बड़ा एरिया, इतना जो है एक्सटेंसिव लैंड जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं मशीनों का उपयोग, यूजेस ऑफ मशीन्स, बिकॉज इतना बड़ा एरिया है तो ऑब्वियस बात है कि आपको मशीन्स का यूज़ करना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर करेंगे तो। और क्योंकि हमने पहले कह दिया कि ये वहाँ पर की जाएगी जहाँ पर
पॉपुलेशन क्या हो, कम हो। तो पॉपुलेशन कम है यानी आपको लेबर भी नहीं मिलना, और लेबर नहीं मिलना तो आपको इतने बड़े एरिया में अगर एग्रीकल्चर करना है तो ऑब्वियसली आपको मशीन्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यूज़ ऑफ मशीन्स जो है वो किया जाएगा। कौन कौन सी मशीन्स हैं? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन विनोअर, है ना। यानी ट्रैक्टर्स हम लोग जानते हैं, हार्वेस्टर्स भी आपने देखे होंगे, थ्रेशर जिससे फसल निकाली जाती है, साफ़ की जाती है, कंबाइनर आपने देखा होगा, व्हीकल जो होते हैं बड़े बड़े सड़क पे इन दिनों विंटर्स में मूव करते हैं, और विनोवर। ये कुछ जो है मशीन्स है जिनका यूज़ जो है क्या करा जाता है, किया जाता है एग्रीकल्चर करने में। उनका यूज़ करके जो है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का वर्क पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कहा कि अनाज कृषि है, ये ग्रेन फार्मिंग है, जो खेती की जा रही है वो बेसिकली यहाँ पर फूड ग्रेन या ग्रेन्स की जा रही है। तो कौन कौन से ग्रेन्स की, कौन कौन सी फसलों की खेती की जा रही है? तो यहाँ पर मुख्य फसल जो है वो है गेहूं। मेजर क्रॉप क्या है यहाँ पर? वीट। वीट इज अ मेजर क्रॉप, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी फसलों की हम बात करते हैं उनमें जौ, जई, राई, तिलहन और अदर्स हो सकते हैं। यानी कौन कौन से हो गए अदर में? बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड एंड ऑयल सीड्स। इसके अलावा एक्सेट्रा 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 आदि 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 बहुत सारी फसलें जो हैं उपयोग में ली जाती है। लेकिन सबसे जो मेजर क्रॉप है वो यहाँ पर गेहूं या वीट है। अब देखिए ऑब्वियस बात है कि भाई बड़े एरिया में की जा रही है, लार्ज एरिया में की जा रही है, मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता होगा। अब वो जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को रखने के लिए जो है बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। उन बड़े गोदामों में फसल को सिक्योर तरीके से, सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। तो लार्ज वेयर हाउसेज टू स्टोर फूड ग्रेन्स सेफली। फूड ग्रेन्स को रखने के लिए जो है, सेफली रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है बड़े बड़े जो है गोदाम बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि इतना बड़े एरिया में फसल उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम है, पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर कम है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, लैंड बहुत एक्सटेंसिव है, ठीक है, क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इसलिए अधिक है क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर लेबर या मानवीय श्रम का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। जो मुख्यतः कार्य किया जा रहा है वो मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है, मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। इसीलिए लेबर का उपयोग ही नहीं है, मानवीय श्रम का उपयोग ही नहीं है, इसीलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा ही आएगा। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज लेस बट पर पर्सन इज हाई। पर पर्सन जो प्रोडक्शन अगर हम लोग निकालें तो वो यहाँ पर हाई या ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि मानवीय श्रम का उपयोग यहाँ पर न्यूनतम किया जा रहा है ना। यूज ऑफ मैनुअल लेबर इज लेस। मानवीय श्रम का यहाँ पर बहुत कम उपयोग किया जाता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा निकल के आता है। अब एक चीज़ और आती है कि भाई ये कृषि कहाँ पर होती है, कैसे होती है? तो सबसे बड़ी बात, ये कृषि मोस्ट ऑफ विकसित देशों में होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या कम है और जो है लैंड हमें उसके अनुपात में, उसके रेशो में ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ में इस एग्रीकल्चर को करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कैपिटल की आवश्यकता है, जो पूंजी की आवश्यकता है, उतनी पूंजी भी आपको कहाँ पर मिलेगी? विकसित देशों में ही मिलेगी, जहाँ पर किसान जो है इतनी पूंजी लगाकर, इतना कैपिटल इन्वेस्ट करके इस तरह की खेती कर सके। क्योंकि हर चीज़ के लिए, लैंड के लिए आपको कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको मशीन्स के लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, सभी चीज़ों के लिए चाहिए। तो ये कहाँ पे किया जाए? डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रैक्टिसिंग दैट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। जो मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज है जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, सभी कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में से है। फिर आगे बात आती है कि अब क्या हो रहा है? अब जनसंख्या वृद्धि से इसका क्षेत्र घट रहा है। देखो हर जगह पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, चाहे वो हम लोग कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ जगह पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, हो रही है। तो उसके कारण जो है एरिया कम हो रहा है, जो इंटेंसिव एरिया, जो विस्तृत क्षेत्र था वो कम हो रहा है। और इसके कारण जो है अब इस तरह की जो जनसंख्या है, इस तरह की जो कृषि है, उसका क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल जो है वो अब कम हो रहा है। एरिया इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्षेत्र में कमी आ रही है।
फिर हम आगे बात करते हैं यंत्रीकृत व उच्च तकनीक पर आधारित। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मशीन्स का यूज़ हो रहा है, स्टार्टिंग में कह दिया, तो यही चीज़ है कि ये मैकेनाइज्ड है और बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी। पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर की जाती है, पूरी की पूरी जो कृषि कार्य किया जाता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो कृषि की जा रही है ये यंत्रीकृत व उच्च तकनीक पर आधारित है, मैकेनाइज्ड है और बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, उच्च तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और यंत्रीकृत तो है ही, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लेबर कम है, तो ऑब्वियसली आपको मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा, वो हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और मशीन्स का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका एरिया क्या है, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में होती है इस तरह की कृषि। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, वहाँ पर ये वाली एग्रीकल्चर की जाती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ कहाँ है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यूरोशिया यानी यूरोप और एशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ये नाम जो है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड के हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। यूरोपिया में स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ये नेम्स हम लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले भी जब हमने लाइव स्टॉक रेयरिंग का चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तब भी बात करी थी, वापस से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जो विस्तृत अनाज कृषि है, एक्सटेंसिव कमर्शियल फूड ग्रेन फार्मिंग है, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड कुछ और टाइप्स हमारे बचे हुए हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। आप कोशिश कीजिएगा इन एरियाज को मैप में फिल करने का, मैप में फिल कीजिए और अपना वर्क कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।